पप्पू यादव की हुई। पप्पू यादव को हराने के लिए हर वो युक्ति लगाई गई थी, यहां तक कि कह दिया गया था कि आप चाहे एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। खैर, छटकने वालों में एक नाम और था शिवहर से चेतन आनंद का, वो भी छटक गए थे। इसके अलावा मोकामा से नीलम देवी, वो भी दूसरे खेमे में चली गई थी। आपको पता ही होगा कि नीलम देवी उपचुनाव हुआ था, उसमें जीत करके आई थी, नीतीश कुमार ने धक्का दिया था, तो ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद की सरकार चली जाएगी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन किसी भी तरह से सरकार बनाने में सफल हो गए और 7 दिन के अंदर में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की भीतर की बात हो सकता है कि थोड़ी कड़वी कुछ लोगों को लगे, लेकिन है बड़ी कड़वी दवा, जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, जो 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, उसमें असर करेगी। क्या तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है, उस फैसले पर वो अमल करेंगे? क्या उनके रडार पर जो 40 के आसपास विधानसभा और विधानसभा के उम्मीदवार हैं, जिसमें कई विधायक हैं, कई लोग तो मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उनका टिकट कटेगा? इन सभी विषयों पर बात करेंगे और उसके पीछे कई तर्क हैं, कई कारण हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। और इसके बाद यह स्थापित होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव किस रास्ते आगे निकलना चाहते हैं। 2025 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट है, जहां तेजस्वी यादव हर हाल में, जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर जो बातें, जो परसेप्शन आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, कांटे की टक्कर है, इसमें तेजस्वी यादव अपना ग्राफ कैसे बढ़ाएंगे, उसको लेकर के एक रणनीति जो बनाई जा रही है, उस रणनीति का यह हिस्सा है कई लोगों का टिकट कटना। ये वो लोग हैं जो लगातार हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन उन्हें सिर्फ टिकट से मतलब है। 5 साल में उनके कार्यकाल को लेकर के, या फिर 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें तेजस्वी यादव को झटका लगा है, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने माइक्रो लेवल पे मंथन किया है। खुद ही घूम घूम करके, आपको पता ही होगा कि वो घूम घूम करके और लोगों को अपने पाले में कर रहे थे। कई लोगों ने तो बीच में ही रास्ता छोड़ दिया, बदल दिया, या तेजस्वी यादव को छोड़ दिया। वैसे लोग भी उस पर रडार पर हैं। आपको बताते हैं कि याद कीजिए, जब लालू प्रसाद अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जो हुई थी, उस बैठक में कई फैसले लिए गए थे। वो फैसले आपको याद भी होंगे। उन्हीं फैसलों पर एक तरह से समझिए तो अभी तक सब कुछ चल रहा है। आगामी 5 तारीख को फिर से स्थापना दिवस है, और उस स्थापना दिवस संभवतः 29वां स्थापना दिवस होगा, और उस स्थापना दिवस में जो बातें निकल करके आएंगी, लालू प्रसाद को एक बार फिर से कमान दिया गया है, लेकिन करता सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथ में है। सारे फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं, और उन्हीं के फैसलों के तहत जो 75 सीटें वो जीत करके आए थे, जिसमें आपको याद भी होगा कि 2020 में 144 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, और उसमें से 75 जीत करके आए थे, जिसमें बाद में कई लोग उनकी पार्टी से मिले भी। AIMIM के 4 लोग मिले थे, तो 79 के आसपास हो गए थे। लेकिन अब वही तेजस्वी यादव घट करके नीचे आ गए हैं, 1 नंबर से अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और 1 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। अब इन्हीं सब के बीच जो है, तेजस्वी यादव की टीम ने, जो थिंक टैंक उनका, वो तैयार हुआ है कि वो किस आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव ने सर्वे कराए हैं, उन सर्वे में 41 सीटों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आपको बता दें कि समस्तीपुर की 10 सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव के आधार पर, और बाकी जो और भी फीडबैक जो आया है, सर्वे एजेंसियों ने जो सर्वे करके दिया है, और जो अपने स्तर से भी उन्होंने सर्वे कराया है, उसमें समस्तीपुर की 10 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर उनकी पूरी नजर है, फोकस है। दरभंगा की 10 सीटें, मधुबनी की 10 सीट है, मुजफ्फरपुर की 11 सीटें हैं। कुल मिलाकर के ये 41 सीटें होती हैं, और इन 41 सीटों पर उनका विशेष फोकस जो है वो इस चुनाव में है। ये वो सीटें हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा भी सकती हैं और कुर्सी से वंचित भी कर सकती हैं। इसलिए इस पर बहुत ही गंभीरता से वो विचार भी कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि जो पाला बदलने वाले हैं, उन 5 लोगों को तो वो पूरी तरह से भूल गए हैं। अब उस पर नए लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, उसकी भी तैयारी आपने देखी होगी। हाल फिलहाल में कई लोगों ने नवादा से ज्वाइन भी किया है, कई लोग उनकी पार्टी छोड़ करके अब जाने वाले भी हैं, कई लोग तो चले भी गए हैं। जाने वालों में सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव थे, जो
बहुमत साबित कर, जब 2024 में नीतीश कुमार को करना था, बहुत इंतजाम किया गया था कि कोई भी छटक के इधर उधर नहीं जाए, लेकिन प्रहलाद यादव छटक गए थे। छटकने वालों में एक नाम और था, शिवहर से चेतन आनंद का, वो भी छटक गए थे। इसके अलावा मोकामा से नीलम देवी, वो भी दूसरे खेमे में चली गई थी। आपको पता ही होगा कि नीलम देवी उपचुनाव हुआ था, उसमें जीत करके आई थी। मोहनिया से संगीता देवी, ये भी छटक करके चली गई हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से एक सीट उन्होंने कम करा दिया है। इसके अलावा भभुआ से भरत बिंद है, ये भी छोड़ करके चले गए हैं। 2024 के चुनाव से पहले ये सभी लोग छोड़ के गए थे, जब बहुमत नीतीश कुमार को साबित करना था, महागठबंधन से एनडीए की तरफ गए थे। तो इसके अलावा आपको बता दें कि 2024 में खुद तेजस्वी यादव 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 3 सीट उन्होंने अपने ही हिस्से वाली दे दी थी वीआईपी को। वीआईपी तीनों सीट हार गई, लेकिन फायदा उसका जो है वो तेजस्वी यादव को मिला था, क्योंकि मुकेश सहनी का वोट ट्रांसफर हुआ था महागठबंधन में, और उसका नतीजा था कि 23 में से 4 सीटें जीत करके तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आई। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन 19 लोकसभा सीटों में जिसमें वो हारे थे, उसको लेकर के भी जबरदस्त मंथन उन्होंने किया। और इसमें जो हार वाले क्षेत्र थे, उसमें बात करें तो अररिया और मधेपुरा, ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां मात्र उनके एक विधायक हैं, सिर्फ एक विधायक हैं। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर, जहां उनके कोई भी विधायक नहीं है। हालांकि पूर्णिया की कहानी तो आपको अच्छी तरह से पता होगी, हमने आपको बताया भी था, और आपको पता भी होगा पूर्णिया बहुत ज्यादा दिल के करीब था तेजस्वी यादव के, लेकिन हार गए। हालांकि वहां जीत यादव समाज से ही आने वाले पप्पू यादव की हुई। पप्पू यादव को हराने के लिए हर वो युक्ति लगाई गई थी, यहां तक कि कह दिया गया था कि आप चाहे एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। खैर, इन सारी बातों से हम आगे निकलते हैं। और अब इसमें ऐसे लोग भी हैं, 5 ऐसे विधायक थे जो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उन अपने क्षेत्र में भी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ लोग तो जीत भी गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। खुद वो अपने विधानसभा में, जिस विधानसभा के वो रहने वाले हैं, वहां से उनकी बुरी गति हो गई। इनमें से सिवान के अवध बिहारी चौधरी थे, तीसरे स्थान पर फेंका गए। हिना साहब दूसरे स्थान पर रहीं, और विजय लक्ष्मी वहां से जनता दल यूनाइटेड की जीत करके आई। बहुत उम्मीद था, बहुत आशा थी। बाद में आपको पता ही होगा कि 24 के चुनाव के बाद हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा दोनों ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा कि उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। वहीं सिवान से बताएं आपको तो रोहिणी आचार्य को खड़ा किया गया था, न किसी सदन में वो थी, लेकिन हार गई। हारने का आंकड़ा तो है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा, लेकिन यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से चुनाव जीत गए। यहाँ भी कई क्षेत्रों में राजद का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। बात सुधाकर सिंह की करें तो सुधाकर सिंह जीत भले ही गए हैं, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में भी बुरी हार हुई है उनकी। आपको पता ही होगा कि हार जीत का आंकड़ा भी उनका 2020 में बड़ी कम था, और इस बार जब उन्होंने अपने भाई को खड़ा किया, जो सीट वो छोड़े थे, जीत करके बक्सर से वो गए, तो कहीं ना कहीं वहां सीट जो है बक्सर में उनके हाथ से निकल गया, जो पारंपरिक सीट उनका हुआ करता था। इसके बाद पाटलिपुत्रा की बात करें तो 3 उड़ाए तितिर की बात करें तो मीसा भारती ने बेहतर प्रदर्शन किया, और मीसा भारती ने यहां कॉल बैक किया, रिकॉल किया। आप समझिए कि 2 बार चुनाव हारने के बाद अंततः लालू प्रसाद का बदला उन्होंने ले लिया, और इस बार वो चुनाव जीत करके आ गई। वहीं औरंगाबाद से बताएं तो पत्थर पे दूब खेलना जानते हैं ना, पत्थर पे दूब उगाने वाली जैसी बात अभय कुशवाहा ने की, और यही कारण है कि अभय कुशवाहा को उसका इनाम भी मिला। संसदीय बोर्ड के पार्टी के अपने नेता भी हैं लोकसभा में। अभय कुशवाहा समाज से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए, सम्राट चौधरी के रहते हुए अभय कुशवाहा का जीत जाना ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, और ये हुआ। इसको लेकर के भी अभय कुशवाहा काफी उत्साहित भी रहे। इसको लेकर के तेजस्वी यादव को भी लगा कि एक नए समीकरण के साथ वो जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको याद होगा कि कई कुशवाहा को उन्होंने टिकट भी दिया था, और आगे भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा सुरेंद्र यादव जीत करके आए, जो पिछली बार बड़ी कम वोट से हार गए थे, 1,000 के आसपास वोट से हारे थे, तो वो जीत गए। इसमें इन सबके बीच में अब एक नया अमेंडमेंट जो हुआ है, वो भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इसलिए वो कई लोगों पर उनकी नजर है, और कई लोग टिकट कटने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर बनकर के उभरने वाले हैं तेज प्रताप। आपको याद होगा 2019 में तेज प्रताप ने विद्रोह किया था। सुरेंद्र यादव हारे भी थे, तो उनके विरुद्ध उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, और भी कई लोगों के विरुद्ध उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए थे। ये सारी बातें आपको पता है। चंद्रिका
राय के विरुद्ध भी उम्मीदवार खड़े हुए थे। और इन सबको लेकर के जो परिस्थितियां बनी उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है उतार चढ़ाव की राजनीति से गुजरती नजर आई। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को पूरा उम्मीद है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर और जिस तरह से एनडीए गठबंधन में लग रहा है कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा, सीट शेयरिंग का समझौता होते होते एनडीए गठबंधन में कुछ होगा। अभी आपने देखा भी होगा कि जब हम खबर आप कर रहे हैं उस समय आपको पता होगा कि 2 जगह जबरदस्त रैली चल रही है। पटना में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो वक्फ बोर्ड वाला चल रहा है, दूसरा एक कार्यक्रम हुआ वैश्य समाज को अपनी तरफ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जिम्मेवारी ली। उनके विधायक जो हैं पहले मंत्री भी रहे हैं समीर महासेठ, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुए, जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं, आपने देखे भी होगी, लेकिन हम इन खबरों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। वास्तविकता यह है कि तेजस्वी यादव को भी भाषण देने में अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत स्लाइटली वो छोटा सा भाषण देकर के निकल गए। लेकिन वक्फ बिल वाले में खूब गरजे, उसके विरोध में गांधी मैदान में जो सभा जुटाई गई थी विरोध प्रदर्शन के लिए, उसमें कई दल के लोग जुटे थे, उसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने खूब गरजे। दूसरी तरफ राजगीर में चिराग पासवान एकदम बिल्कुल उन्होंने पन्ना ही पलट दिया और जिस तरह से मंच पर देखने को मिला, नमन जी का कार्यक्रम आप देखिएगा जरूर। नमन जी ने तो एक ट्वीट भी किया है, एक्स पे उन्होंने लिखा भी है कि जो गाना चल रहा था कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो शांभवी चौधरी वहां सर हिला रही थी, और भी लोग थे, राजेश वर्मा भी सर हिला रहे थे और भी काफी लोग एंजॉय कर रहे थे इस गाना को, और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ मुख्यमंत्री की दौड़ में तेजस्वी यादव हैं, उनको फूक फूक के कदम रखना है, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है और उस तैयारी में 21 लोगों का टिकट कटने का पूरा एकदम समझिए लाल कलम से लग गया है। उन लोगों का टिकट कटेगा, ये 21 लोग इन्हीं में से हैं। जो 41 लोगों की मैंने बात की उनमें से 21 लोग हैं। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में जो विधानसभा में बढ़त प्राप्त हुई थी उसमें मात्र 39 के आसपास, 38-40 के बीच में 39 के आसपास विधानसभाओं में तेजस्वी यादव को बढ़त मिली थी, जबकि आपको पता होगा कि वो 75 जीत करके आए हैं, 4 लोगों को अपनी तरफ मिला भी लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद परिस्थितियां बदली। हम 2000 से अगर आंकड़ों को देखें, जब से उतार चढ़ाव हुआ है राजनीति में, खास करके अगर राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति की बात करें तो 2000 से उतार चढ़ाव शुरू हुआ है। 2000 में एक बार नीतीश कुमार ने धक्का दिया था तो ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद की सरकार चली जाएगी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन किसी भी तरह से सरकार बनाने में सफल हो गए और 7 दिन के अंदर में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद बात 2005 में आई, राबड़ी देवी 2000 में तो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ तो उनको बहुमत नहीं आया और कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में जब 2000 में हुआ था चुनाव तो उस समय संयुक्त था बिहार और झारखंड, 2000 में ही बिहार झारखंड बटा भी था, आपको याद होगा। तो 324 सीटों का बिहार का विधानसभा था और उसमें 293 पर चुनाव लड़े थे लालू प्रसाद, 124 जीत करके आए थे, जबकि 163 सीटों पे बहुमत साबित होना था, नहीं बहुमत प्राप्त कर पाए थे। बाद में फिर उठापटक हुआ और कई लोग साथ दिए, उसके बाद से फिर उनका बहुमत साबित हुआ। 2005 के फरवरी में 215 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मात्र 75 जीत करके आए थे और उस समय भी उनका बहुमत नहीं आ पाया था। नीतीश कुमार भी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। अब ऐसी स्थिति में वहां से राष्ट्रपति शासन लग गया और अक्टूबर में फिर 2005 में 6 महीने के बाद चुनाव हुआ, जहां लालू प्रसाद 175 सीटों पर लड़े थे चुनाव और मात्र 54 सीट जीत करके आए। फिर उसके बाद 2010 में तो और बुरी स्थिति उनकी हो गई। 2010 में 168 सीटों पर चुनाव लड़े, मात्र 22 जीत करके आए और यही वो समय था कि लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन फिर 2013 में मौका आया, नीतीश कुमार उनको लेकर के फिर से सरकार उनके दम पर बनाए जब एनडीए से बाहर हुए और लालू प्रसाद का दिन फिर से लौट गया, जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ बाकी के परिवार के लोगों को भी उन्होंने राजनीति में कहीं ना कहीं व्यवस्थ कर दिया। उसके बाद 2015 के चुनाव की बात करें तो 101 सीटों पे चुनाव लड़े, 80 सीट जीत करके आए। यहाँ नीतीश कुमार उनके साथ थे और कांग्रेस साथ में थी। नीतीश कुमार भी जीत करके आए थे 71 सीटें और कांग्रेस भी 27 सीट जीत करके आई थी। अच्छी सरकार बनी, लेकिन ये भी सरकार नहीं चल पाई। नीतीश कुमार 17 में फिर से वापस चले गए एनडीए में और यहाँ से फिर से स्थिति बदल गई। 2019 का चुनाव हुआ, 2020 के चुनाव में भी
नीतीश कुमार के अगेंस्ट 144 सीटों पे लड़ करके मात्र 75 सीटें जीत करके आए। सरकार बनाने से करीब 10 सीट कम हो गए, 7-8 सीट, 115 जीत करके आए थे, 122 बनाना था, 7 सीटें उनको चाहिए थी, लेकिन उसका इंतजाम नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में इस बार इससे चूकना नहीं चाहते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इस बार रणनीति बनाई जा रही है। उस रणनीति में कई ऐसे नाम हैं। लालू प्रसाद जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लालू प्रसाद के आइडिया को लेकर के तेजस्वी यादव बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उसी आइडिया के तहत आपको बता दें कि 75 में से 21 ऐसे उनके जो विधायक हैं जिन पर गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कौन कौन लोग हैं, इनका लिस्ट बहुत जल्दी होगा। कई लोगों को तो आप देख रहे होंगे संशय में कई लोग हैं। अब इन सभी बातों के साथ साथ जो बेसिक फैक्ट है उसमें 2020 के चुनाव में 75 विधायक जीत करके आए थे, इनमें से 5 अब पाला बदल चुके हैं। ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि 2024 के चुनाव में भी हमने आपको बता दिया कि 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 4 जीत करके आए, 19 सीट पर हारे थे। और इस 19 सीट पर क्यों हारे, इसका मंथन के बाद कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और कई विधायकों पर गाज गिरने वाली है। ये भी बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो हार जीत के आंकड़ों में अगर देखें तो अवध बिहारी चौधरी की बात कर लें तो अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पे आ गए थे, जो कि विधायक भी थे। आपको पता होगा कि जब फिर सरकार जो बनी थी 2022 में, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन पर आए थे तो वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। वो अपने जो उनका विधानसभा है उस विधानसभा में भी उनकी बुरी गति हुई और वहां भी वो हार गए। यही हाल हुआ कि सारण में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रह सका, जबकि कई विधायक थे। सुधाकर सिंह बक्सर से जीत करके आए, मीसा भारती जीत करके आई, अभय कुशवाहा जीत करके आए, सुरेंद्र यादव जीत करके आए। ये 4 लोग जीत करके आए, जबकि चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट में एक से एक दिग्गज थे। पूर्णिया में बीमा भारती बुरी तरह से तीसरे नंबर पर फेंका गई और उनको विधानसभा लड़ाया गया तो वहां भी वो हार गई। अब इन सभी बातों को लेकर के शिवहर में ऋतु जायसवाल चुनाव लड़ी थी। वहां बेलसंड जो कि उनका क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय जनता दल है, वहां भी बुरी तरह से परास्त हुए। अब गाज गिरना तो आप समझ ही सकते हैं कि लाजमी होगा। यही बात अगर करें हम तो और कई सीटें हैं जिसमें आपको उजियारपुर की बात कर लें तो यहाँ भी लगभग स्थितियां वही हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती, राजद में 72,376 वोट मिले, जबकि भाजपा मोरवा जो उनका विधायक है वहां की स्थिति बता रहे हैं कि 72,376 वोट मिले, जबकि भाजपा को 86,000, यानी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में भी कमोबेश यही थी। बाजपट्टी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, राजद वहां पिछड़ गई। मधुबनी में भी लगभग यही बात हुई। मधुबनी में भी 1 लाख के आसपास वोट मिले भाजपा को, जबकि यहाँ से समीर कुमार महासेठ थे और समीर कुमार महासेठ की बात करें तो आप समझ ही रहे हैं, मात्र 70,000 वोट आया था मधुबनी में। समीर कुमार महासेठ जब हम खबर आपके सामने कर रहे हैं तो बुलाए थे वैसे सम्मेलन बापू सभागार में, पूरा खाली नजर आ रहा था। अब क्यों खाली नजर आता, क्या था, वो तो आप समझ ही सकते हैं बात। वहीं दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी विधायक रहते हुए बुरी तरह से हार गए और मात्र राजद को 64,000 के आसपास वोट मिला, जबकि 88,000 से ज्यादा वोट भाजपा को आया। यहाँ भी बुरी स्थिति थी। इसके अलावा सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी राजद को 76,000 वोट आया और 93,000 वोट जो है वो आया जनता दल यूनाइटेड को, दिलेश्वर कामत को। इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, वैशाली की भी बात कर लीजिए तो मीनापुर में राजद के विधायक हैं और यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ से 73,000 वोट लेकर के आती है राजद और 94,000 वोट लेकर के आती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाजीपुर में भी यही स्थिति हुआ। महुआ और राघोपुर, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव पर भी तलवार लटक रही है। तेजस्वी यादव भी अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए, जबकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में बढ़त बनाने में कामयाब हुए। तेजस्वी यादव ने हाजीपुर क्षेत्र में आता है उनका, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और तेजस्वी यादव ने राजद को 98,000 से ज्यादा वोट दिलवाए। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मिला मात्र 87,000 वोट, यानी यहां पर तेजस्वी यादव की बढ़त कायम हुई। बात महुआ की करें तो महुआ में राजद का विधायक है और यहाँ विधायक जी बहुत पिछड़ गए। 68,000
से के आसपास 69,000 के आसपास मान के चलिए कि उन्होंने वोट दिलवाया अपनी पार्टी को, जबकि 96,000 वोट जो हैं वो एलजेपी को मिला। तो यहाँ भी स्थिति आप समझ ही सकते हैं। बांका की बात करें तो धोरैया में जदयू जीती है, यहाँ राजद को 68,000 वोट मिले, वहीं जदयू को यहाँ 95,000 वोट मिले। तो इनका भी गिरधारी यादव, आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, जीत करके आए थे गिरधारी यादव। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ भी आप जानते ही हैं, शेखपुरा में भी लोक जनशक्ति पार्टी को जो है उसको वोट आया 88,000, राजद को यहाँ से 48,000 वोट आए और 62,000 वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। यहाँ भी स्थिति वही है। बात रजौली की, नवादा की करें तो रजौली में 64,000 के आसपास वोट आए राजद को और 69,000 वोट भाजपा को मिला। प्रकाश वीर राजद के यहाँ विधायक हैं। वहीं नवादा की बात करें तो यहाँ वीणा देवी हैं। वीणा देवी राजद को मात्र 67,000 वोट दिला पाई, जबकि 69,000 वोट जो है वो मिले भाजपा को। वहीं सिवान की बात करें तो यहाँ तो हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ खुद अपने ही क्षेत्र में जब विधायक जी फिसल गए तो बात ही अलग है। रुपौली की बात करें तो रुपौली में बीमा भारती थी, पलट करके गई थी उधर, चुनाव भी लड़ी लोकसभा का और बुरी तरह से परास्त भी हुई। बीमा भारती को 10,968 वोट मिले थे। निर्दलीय पप्पू यादव को 72,795 वोट मिले। इससे अंदाजा आप कर सकते हैं। संतोष कुशवाहा को जदयू के थे, उनको 97,000 वोट मिले। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से वो फिसड्डी साबित हुई। ये सारे परिस्थिति और सारी बातों को लेकर के, हालांकि जब बीमा भारती को उपचुनाव लड़ाना था तो तेजस्वी ने मौका दिया था, लेकिन वहां फेल हो गई। अब ये 21 लोग जो हैं इन पर तो गाज गिरनी ही है। बाकी के लोगों की लिस्ट भी तैयार है। लगभग 40 से 41 लोग ऐसे हैं जिन पर इस बार गाज गिरने वाली है। जो 144 लड़े थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जो लोग अभी विधायक हैं उनमें से 21 लोगों पर तलवार लटक रही है और देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। सीट शेयरिंग का समझौता अभी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल खबरें हैं कि तेजस्वी यादव काफी गंभीर हैं और इस बार किसी भी तरह की चूक वो बर्दाश्त न करने की स्थिति में नहीं है। लालू प्रसाद का मार्गदर्शन है और तेजस्वी यादव का मजबूत खूंटा ठोक करके इस बार सरकार बनाने का दावा। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। तेजस्वी यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के रडार पर जो लोग हैं उन लोगों का अब विधायकी खतरे में है। रडार पर लोग हैं खतरे में है और लिस्ट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।